हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है। इस चैप्टर के बहुत सारे पोर्शंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं, तो ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, हमें सिर्फ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी कंजर्वेशन, मतलब कि कम्युनिटीज कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है हमारा, और इसी के बारे में पढ़ना है। बाकी सारा पोर्शन हटा दिया है। पहले हम यही देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, मतलब कितने प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ये सब हटा दिया है। वैनिशिंग फॉरेस्ट हटा दिया है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज है ना, जिसमें हम एंडेंजर्ड और बाकी सारी स्पीसीज के बारे में पढ़ते थे, ये भी हटा दिया गया है। एशियाटिक चीता के बारे में भी हटा दिया गया है, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। और कॉलोनियल पॉलिसीज को कैसे ब्लेम कर सकते हैं हम इसके लिए, वो और हिमालयन यू, ये सारे पोर्शंस इस चैप्टर से हटा दिए गए। ठीक है, अब हमें कंजर्वेशन के बारे में मेनली पढ़ना है। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत गौतम बुद्ध के एक स्टेटमेंट से करते हैं कि ये जो प्लांट और एनिमल्स हैं, इसमें खास तौर से जो प्लांट्स हैं वो कितने ज़्यादा जेनरस होते हैं हमारे लिए, और हमें क्यों उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, और हमें कैसे उन पेड़ों की तरह ही बनना चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस, है ना। पेड़ क्या होता है, जितनी दया पेड़ दिखा रहा है और जितना परोपकार पेड़ करता है उतना कोई नहीं करता। इसीलिए कह रहे हैं कि पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है, बड़ा अजीब है ना। मेक्स नो डिमांड्स फॉर इट्स सब्सिस्टेंस, makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity। ठीक है, सब कुछ दान कर देता है। It affords protection to all beings, offering shade even to the X-men who destroy it। देखो कितना ज्यादा दया की भावना है उसमें, कि जो व्यक्ति उसको काट रहा है, जो कुल्हाड़ी का यूज करके जो व्यक्ति उस पेड़ को काट रहा है, उसको भी वो छाया प्रदान करता है ना। तो कंजर्व करने की जरूरत है। तो कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में चर्चा यदि हम करें तो इसके बहुत से रीजंस मिलेंगे, जिसमें से एक रीजन हमें क्या मिलता है, डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री। चूंकि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, इसके अलावा कंजर्वेशन से क्या फायदा होता है, कंजर्वेशन क्या करता है, इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन क्या प्रिजर्व करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी क्या होती है भाई, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, सॉरी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के बीच में जो बैलेंस है वो इकोलॉजी कहलाता है ना। तो इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ये जो कंजर्वेशन जब हम करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, है ना, तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। ठीक है, साथ ही हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे, वाटर, एयर एंड सॉइल, इन तीनों में पोल्यूशन होता है, हम इन्हीं चीजों को तो पोल्यूट कर रहे हैं ना। तो जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो हमारा वाटर, एयर और सॉइल भी कंजर्व होते हैं, प्रिजर्व होते हैं हमारे लिए, इसको हम बचा पाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है, इट प्रिजर्व्स जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, जब हम कंजर्वेशन करते हैं तो इस जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इससे वो स्पीसीज जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाती हैं, है ना, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीडिंग कर पाती हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको भी कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है। जैसे कि हम देखें, अभी भी हम एग्रीकल्चर की यदि बात करें
तो एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। फिशरीज में भी हम देख रहे हैं हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। यदि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम आएगी, फिशिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, बहुत बुरी कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए हमारे जो कंजर्वेशनिस्ट थे, है ना, जो कंजर्वेशन की बात करते हैं, उन्होंने 1960s और 1970s में किस चीज की डिमांड करी? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की। और देखो एकदम से नहीं हुआ, 2 डेकेड्स लग गए इन लोगों को, 2 डेकेड्स लग गए, तब जाके इनकी बात सुनी गई, गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, याद रखना, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was passed in 1972। ये ईयर याद रखना है। ये क्यों पास किया गया? टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स। ठीक है, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उन स्पीसीज के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्या हुआ? एक लिस्ट तैयार हुई। किस चीज की लिस्ट? उन स्पीसीज को जिनको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्टेड स्पीसीज की एक लिस्ट तैयार हो गई एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? कुछ चीजों को बैन करना होगा। तो वो बताया गया कि भाई इस प्रोग्राम में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजों को बैन किया गया, जैसे बैनिंग ऑफ हंटिंग, ठीक है, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। हमें याद रखना है कि भैया ये जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो खाने के वांदे हो जाएंगे, भाई खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आज भी एग्रीकल्चर में अपनी ट्रेडिशनल वेराइटीज पर डिपेंडेंट हैं और यदि हमने एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिशेस भी नहीं मिलेंगी और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? बैन, हंटिंग बैन कर दी गई। इनके जो हैबिटेट्स हैं यानी कि जो रहने की जगह है उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया और वाइल्ड लाइफ में ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि यही ट्रेड के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके हैबिटेट्स यानी उनके रहने की जगह को नुकसान पहुंचाते हैं। अब रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो ना प्लांट स्पीसीज बचेंगी और ना एनिमल स्पीसीज बचेंगी। इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में इंप्लीमेंट हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया? नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश किए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक तो इन्होंने ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश कर लिए, साथ में इन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, है ना। जैसे कि हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किए स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा थ्रेटेंड थे, ग्रेवली थ्रेटेंड थे, कि यदि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो उनकी आने वाली जो स्पीसीज हैं वो बचेंगी ही नहीं। जैसे कि टाइगर, वन हॉर्न राइनो, इनको बहुत कोशिश की गई प्रोटेक्ट करने की, लेकिन अब ये खत्म हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है, कश्मीरी स्टैग और हंगल। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, 3 टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल एंड एशियाटिक लाइन। और ऐसे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए। ठीक है, स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स की हमने बात की। और ऐसे ही कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, स्नो लेपर्ड है, ये ब्लैक बक है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये स्नो लेपर्ड है। इनको भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। कुछ जगहों पर ये कह रहे हैं कि फुल प्रोटेक्शन है, सॉरी, कुछ स्पीसीज को फुल प्रोटेक्शन है और कुछ को पार्शियल प्रोटेक्शन है, लेकिन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ठीक है,
लेकिन इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे ज्यादा फोकस जिस स्पीसीज पर किया गया वो थे टाइगर्स। ठीक है, टाइगर हम जानते हैं कि भाई ये जो फॉनल वेब होता है, जो आपने फूड चेन पढ़ा है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। यदि ये टाइगर्स खत्म तो आप समझो एक तरीके से हमारे फॉरेस्ट खत्म, क्योंकि लोग फिर एंटर हो सकते हैं आसानी से बिना किसी डर के, और वो फॉरेस्ट बचने ही नहीं देंगे। तो 1973 में हमारी जो अथॉरिटीज थी उनको ये रियलाइज हुआ कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बहुत घट गई है। 19th सेंचुरी खत्म हुई, 20th सेंचुरी शुरू हुई, तो उस समय पॉपुलेशन जो थी टाइगर्स की वो 55,000 थी। लेकिन 1973 में ये घटकर कितनी हो गई थी? 1827, बहुत ही ज्यादा घट गई। अब इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। ठीक है, कब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। और इसमें इन स्पीसीज को बचाने के लिए क्या क्या किया गया? पोचिंग फॉर ट्रेड, इसको बैन कर दिया गया। श्रिंकिंग हैबिटेट्स हैं तो इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ प्री स्पीसीज है तो इनके लिए प्री स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है। ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण इनकी पॉपुलेशन घट रही थी, है ना। ट्रेड के लिए पोचिंग हो रही है, यानी कि लोग शिकार कर रहे हैं, उनके हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं, लोग एक्सपैंड होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं ना। और प्रे स्पीसीज यानी कि जो शिकार जो करते हैं वो जिन जानवरों का, वो खत्म होते जा रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वो रिड्यूस हो रही थी। तो इन सब चीजों से बचाना इनको, पोचिंग बैन कर दी गई, श्रिंकिंग हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, नेशनल पार्क्स बनाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर। ठीक है, प्री स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। सारी चीजें कर रहे हैं अपन ताकि ये टाइगर पॉपुलेशन को बचा सकें, क्योंकि ये टाइगर खत्म तो फॉरेस्ट खत्म, फॉरेस्ट खत्म तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म और सब कुछ खत्म। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया फाइनली 1973 में। ठीक है, अब एक खास बात यहां पर यह है कि पूरे दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उसमें से 2/3 पॉपुलेशन जो है ना वो इंडिया और नेपाल में है। तो ये जो दो कंट्रीज हैं, इन दो कंट्रीज में सबसे ज्यादा पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के इंस्टेंसेस आपको देखने मिलेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो एनिमल्स की, जो टाइगर्स की स्किन होती है, ये काय के लिए यूज होती है? मेडिसिन के लिए यूज होती है। इवन इसकी बोन्स, है ना, तो टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में खासतौर से एशियन कंट्रीज में होता है, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया, मारा गया, ताकि इनकी स्किन और बोन्स का यूज किया जा सके मेडिसिन्स के फॉर्म में। ठीक, और इसका सबसे बड़ा हब क्या बने? इंडिया और नेपाल, क्योंकि 2/3 टाइगर पॉपुलेशन जो है, सर्वाइविंग 2/3 टाइगर पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो कहां पर है? नेपाल और इंडिया में। तो ये दोनों कंट्रीज इसका प्राइम टारगेट्स बने। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनली 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। ठीक, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इसकी कि इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विथ इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ means of preserving biotypes of sizable magnitude। biotypes of sizable magnitude है। अच्छा, ये तो इसमें बुकिश लैंग्वेज में हो गया इनका इंपॉर्टेंस, लेकिन यदि हम देखें, यदि टाइगर्स नहीं होंगे तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और इसलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स, ऐसा कहें टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं ना। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसको भी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, यहां भी टाइगर्स हैं। मनस रिजर्व, मनस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स के नाम है। ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बनाए गए हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। और अब हम लगभग 4000 के आसपास की पॉपुलेशन पर पहुंच गए हैं। टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यदि प्रोटेक्ट नहीं करते तो वो बचे हुए 1800 भी खत्म हो जाते।
ठीक है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये बिगड़ जाता। ठीक, अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स पर फोकस किया जा रहा था, है ना, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी पर ज्यादा फोकस है। बायोडाइवर्सिटी पर फोकस है तो हम ये देख रहे हैं कि अब कुछ इंसेक्ट्स को भी हम उस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में देख सकते हैं। अब और ज्यादा ऐसी मेथड सर्च की जा रही हैं, ऐसे तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिससे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिए अभी, लेकिन इंसेक्ट्स के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई ऑल्सो। ठीक है, ये कब हुआ? 1980 और 1986 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी का नोटिफिकेशन और आता है, या उसमें अपन कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और इस 1980 और 1986 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नोटिफिकेशंस थे, इसमें बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया। इसकी जो लिस्ट है उसमें अपन को इनके नाम भी मिलते हैं, और पहली बार 1991 में 6 प्लांट स्पीसीज को भी इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में रखा गया। फर्स्ट टाइम कब हुआ प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्टेड स्पीसीज में रखने का काम? 1991 में। तो प्रोटेक्शन तो चाहिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं होता, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई बटरफ्लाईज भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, तब तो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये जो कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कंजर्वेशन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतनी सारी स्पीसीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना आसान नहीं होता। तो क्या करें, कैसे करें भाई इनको? अब ये करता कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है वो या तो गवर्नमेंट ओन्ड है या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ना कहें, कुछ कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ की ओनर होती हैं एक तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल राइट्स के बेसिस पर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इंडिया में, वो कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स। इसमें लेकिन लोकल कम्युनिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लेकिन पहले हम जरा गवर्नमेंट की बात करें। गवर्नमेंट कैसे मैनेज करे? गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं वो? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो जरा हम पहले रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट है उसमें से मोर देन हाफ जो है उसको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब ये रिजर्व फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। यदि हम ब्रिटिश के टाइम के हिसाब से देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, क्योंकि इनको टिम्बर मिल रहा था यहाँ से। लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने वो प्रैक्टिस जारी रखी, और मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है इंडिया के, मोर देन हाफ, वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों हैं? मोस्ट वैल्यूएबल हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड, ये कह रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है ना। हालांकि अभी भी कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट अभी भी क्या कर रही है? रिजर्व फॉरेस्ट से टिम्बर लेती है, और सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं ले सकता। पैसा कमाती है गवर्नमेंट वो बेचकर। ठीक, फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब बचे हुए जो हैं उसमें से 1/3 है ना, मान लो 100% था, 100% में से 50% से ज्यादा तो रिजर्व है, और 33% जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, ये भी कौन मैनेज कर रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। अब इनमें क्या है? इनमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं अब इसको इससे और ज्यादा डिग्रेड नहीं होने देंगे या डिप्लीट नहीं होने देंगे, है ना। तो ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ठीक, लेकिन अनक्लास्ड फॉरेस्ट का ओनर कोई एक गवर्नमेंट अकेली नहीं है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, या जो साथ में इसके अदर फॉरेस्ट या वेस्टलैंड्स भी जिन्हें हम कह रहे हैं,
ये गवर्नमेंट को भी बिलोंग करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज को भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इनको हमने क्या बोल दिया, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। ठीक है, और इनको मेंटेन किया जाता है किस पर्पस से, प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बोला था, अभी हमने जब फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट की बात की तो उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट हैं ये किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं, पर्पस क्या है इसका, प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टिव रीजंस बोल जरूर रहे हैं लेकिन मेनली क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है फॉरेस्ट को। ठीक है, कौन से 3 कैटेगरीज हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें से भी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर हमने क्या बोल दिया है, परमानेंट फॉरेस्ट। अब देखो भाई, ये जो परमानेंट फॉरेस्ट की हमने बात की इसका सबसे ज्यादा एरिया जो है ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 75% एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा बाकी की जो स्टेट्स के नाम हम यहां देख रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं इन स्टेट्स में रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और ये जो स्टेट्स हैं इनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट्स हैं जहां रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा है। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा हमें मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में एंड गुजरात में, है ना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज जो इन फॉरेस्ट को मैनेज करती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये अनक्लास्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ये डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन यहां पर जो कम्युनिटीज रह रही है ना उनके कस्टमरी राइट्स हैं, ट्राइबल्स का अधिकार होता है फॉरेस्ट पर, है ना, उनका कस्टमरी राइट मतलब ट्रेडिशनल राइट है, हमेशा से यही चला आ रहा है, इसीलिए उनका अधिकार है। और ये जो कम्युनिटीज हैं इनका कंजर्वेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो अब हमें यही पढ़ना है कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज की हम बात कर रहे हैं इसमें कम्युनिटीज का क्या रोल है। ये कंजर्वेशन कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ हजारों सालों से ये कम्युनिटीज जो हैं इस फॉरेस्ट को कंजर्व करती चली आ रही हैं और आज इनका रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं दे आर होम टू दिस ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ट्राइबल्स यानी जंगली लोग, जंगली नहीं है, फॉरेस्ट उनका होम है, उनका घर है और वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि भैया ये जो फॉरेस्ट है ये किसी का घर भी हो सकता है। जैसे वो फॉरेस्ट एनिमल स्पीसीज का घर है वैसे ही ये जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती हैं इनका भी घर है। ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के जहां लोकल कम्युनिटीज जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स। ठीक है, मतलब क्या है, स्ट्रगलिंग का मतलब क्या है, वो अभी भी जूझ रहे हैं, किसी तरीके से वो अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है, कई जगह कर रही है, कई जगह पर नहीं कर रही है। ये दोनों टाइप की चीजें अपन को मिलेंगी। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है, थियोरेटिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है। बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। ये तो ठीक है, इनको मालूम है इनकी लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड कब प्रोटेक्ट होगा, जब वो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। लेकिन कई जगहों पर जब माइनिंग करनी होती है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी होती है, तो गवर्नमेंट उन माइनिंग करने वाले और इंडस्ट्रीज के लोगों की हेल्प करती है और ट्राइबल्स को वहां से माइग्रेट करवा देती है।
तो यहां पर याद रखिएगा कि ये बुक में हम जरूर पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की मदद से कई जगह पर लोकल कम्युनिटीज अपने हैबिटेट्स को, अपने रहने की जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का यहां पर एग्जाम्पल लिया गया है राजस्थान का, कि यहां पर जो विलेजर्स हैं दे फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हमारी पार्लियामेंट ने बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये सरकार से ही लड़ना है, तो सरकार के बनाए हुए नियम का ही यूज कर रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। कहां पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। ये जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वहां के जो विलेजर्स हैं, वो माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे थे कि भैया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, यहां पर आप माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक, अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो विलेजर्स हैं वो अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके इंटरवेंशन को हर तरीके से वो रोक देते हैं, है ना। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कई जगहों पर तो उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी रोक दिया, उन्होंने गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने ही नहीं दिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 5 विलेजेस ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन्होंने क्या किया, 1200 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया था, उसको इन्होंने क्या, किसमें, एक सॉन्चुरी, सॉन्चुरी मतलब वही सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, भैरव देव धाकव सॉन्चुरी में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया। बोले ये भैरव देव, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, ये वहां के जो 5 विलेजेस के लोग थे ना अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कहा कि ये 1200 हेक्टेयर की जो एरिया है, 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है, ये भैरव देव धाकव सॉन्चुरी है। और यहां पर उन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उन्होंने हंटिंग और पोचिंग बैन कर दी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से। और इवन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी उन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट भी इंटरवीन नहीं कर सकती, उनको बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। ठीक, बाहर से आने वालों को किसी तरीके का कोई एनक्रोचमेंट, कोई कब्जा नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। ठीक, खुद ही वो रूल्स बना रहे हैं और खुद ही उसको वो रेगुलेट भी कर रहे हैं। क्या रेगुलेट करना मतलब? कंट्रोल करना, कि भैया कोई गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, तो देखो यहां पर लोकल कम्युनिटी कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सेक्रेड ग्रूव्स का। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या? फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट एरियाज जो पवित्र माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये भगवान का जंगल है ना, ऐसे हमारे हमेशा से मानते आए हैं। कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं, घर में भी हमारे यहाँ तुलसी होती है, उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन तुलसी के अलावा भी कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और वाइल्ड लाइफ भी हमारे इस पूजा पाठ का हिस्सा होते हैं, जैसे कि बंदर, शेर, माता दुर्गा के साथ शेर की भी पूजा होती है। बंदरों को तो हम देखते हैं मंदिरों में, कई लोग जाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको तो उसका पार्ट ही माना जाता है, उस मंदिर का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो नेचर वर्शिप है ना, ये हमारे यहाँ से बहुत पहले से होती आ रही है। ट्राइबल्स का पूरा कल्चर जो है वो नेचर वर्शिप पर है। हर एक चीज को उन्होंने कहा कि यार इसमें आत्मा है और ये पूजनीय है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, हर चीज में ये मानते हैं कि उनमें एक सोल है। ठीक है, तो नेचर वर्शिप जो है ये ट्राइबल बिलीफ का बहुत पुराना हिस्सा है। ठीक है, और ये किस चीज पर बेस्ड है कि हर एक क्रिएशन जो है नेचर की, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना। तो नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन premise that all creations of nature have to be protected. नेचर ने जो कुछ भी बनाया है उस हर चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इसी कारण से हम देखते हैं ये जो बिलीफ है, हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट, है ना, वर्जिन फॉरेस्ट या इसे हम नेचुरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना, इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स और द फॉरेस्ट ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस। इसके रूप में हमने इसको, हमारी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने इसको प्रिजर्व किया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, उनको मैंने आपको बताया कि भैया हमने कहा आत्मा है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी तो पढ़े जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि मुंडा और संथाल कम्युनिटी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वाला हिस्सा है, तो यहाँ मुंडा कम्युनिटी है और संथाल कम्युनिटी है। ये कौन से पेड़ों की वर्शिप करते हैं? महुआ एंड कदम्ब।
ठीक है, इन पेड़ों की ये पूजा करते हैं। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा में जो ट्राइबल्स हैं और बिहार में जो ट्राइबल्स हैं वो टैमरिंड यानी कि इमली और मैंगो, इनकी पूजा करते हैं, खासतौर से जब वेडिंग का सीजन आता है उस समय। ठीक है, और हम सबके लिए हम जानते हैं पीपल का जो पेड़ है और बरगद का जो पेड़ है, पीपल ट्री एंड बनियान ट्री, ये तो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, इनकी हर जगह पूजा होती है। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, और इनमें बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैकाकुआस एंड लंगूर्स, ये जो बंदरों का एग्जाम्पल मैं ले रहा था कि कैसे इनको टेम्पल्स में टेम्पल डेवोटी का ही एक पार्ट माना जाता है और उनको फीड किया जाता है। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर अपन को मिल जाएंगे, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बताकर ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं इसमें हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बिश्नोई विलेज का, राजस्थान के। यहाँ पर ब्लैक बक, नील गाय, पीकॉक्स, इनको उस एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है और कोई इनको हार्म नहीं करता। आप कई जगह देखोगे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर लोगों ने हाथ पे दाने रख लिए और मोर आते हैं, दाना खाकर चले जाते हैं, कोई उनको पकड़ता नहीं है, मारता नहीं है, उनके पंख नहीं खींचता, कुछ नहीं करते। क्यों? उनकी सोसाइटी का वो इंटीग्रल पार्ट है, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, अब देखो इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अब कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जिसमें से एक है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आपने शायद सुना होगा कि उत्तराखंड में हिमालयाज में जो फॉरेस्ट हैं वहां पर जब एक कंपनी ने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को काटने का सोचा तो वहां के लोगों ने कैसे प्रोटेक्ट किया, खासतौर से गर्ल्स जो थी उन्होंने जाकर पेड़ों को गले लगा लिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। इस लेवल का डेडिकेशन था लोगों में, तब जाके उन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। तो ये जो चिपको मूवमेंट है हिमालयास का, ये सक्सेसफुल ही अकेला नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ये तो सक्सेसफुल हुआ, इसने और भी कई जगहों पर मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, डिफॉरेस्टेशन को रोका। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन को एनकरेज भी किया। ठीक, ऐसे ही बीज बचाओ आंदोलन भी था तेहरी एरिया में, है ना, बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी, ये भी इसी तरीके से चलाया गया। इसमें भी लोकल कम्युनिटी के लोगों ने बहुत ज़्यादा ये शो किया कि आपको केमिकल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर सिंथेटिक केमिकल्स के यूज़ के बिना ये चीज़ पॉसिबल है, इकोनॉमिकली वाइबल भी है कि आप अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होती ही है, हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म होती है ना। तो ये जो मूवमेंट था बीज बचाओ आंदोलन है नवधान्य, इससे हमें क्या समझ में आता है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इज पॉसिबल, और वो इकोनॉमिकली वाइबल भी है। ये चीज इस आंदोलन से समझ में आई, और देखो इससे हमारे लैंड, वाटर, एयर, इस सब को हम प्रोटेक्ट करेंगे, साथ में हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कई सारी मेथड्स हैं। अब लोगों को समझ में आ गया और गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि भैया बिना लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक से। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, इसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, मैनेजमेंट में और रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट में। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और रिस्टोर भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट को मैनेज करना और फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। हालांकि ये एग्जिस्टेंस में बहुत पहले से था। कब से था ये? 1988 से, जब उड़ीसा में पहली बार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन पास किया गया था, तब से ये एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है
कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, विलेज के आसपास के लोगों को मर्ज उसका मेंबर बनाया जाता है और लोकल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए जाते हैं। अब ये लोकल इंस्टीट्यूशंस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, डिग्रेडेशन से बचाना है और मैनेज करना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से ये करेंगे। इसके बदले में इन लोकल इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा? उनको ये फायदा होगा कि जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं या इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स होते हैं, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जो होते हैं फॉरेस्ट के, वो मिलेंगे। और साथ में जब टिम्बर हार्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, यदि सक्सेसफुल प्रोटेक्शन हुआ है टिम्बर का और उसके बाद गवर्नमेंट ने टिम्बर हार्वेस्ट किया है, तो उस टिम्बर में से भी इनको शेयर दिया जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज की मदद से फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि लोकल कम्युनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट को भी ये चीज समझ में आ गई है, इसीलिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और लोगों ने चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, ऐसे कई सारे मूवमेंट्स चलाए और कई जगह मूवमेंट का हमें पता भी नहीं है लोगों ने, लेकिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी लंबी लड़ाई लड़ी। तो इस चैप्टर से ये कंजर्वेशन वाला पार्ट ही अकेला आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं भाई कंजर्व करना बहुत जरूरी है। कंजर्व नहीं करेंगे तो वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।